92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। इतिहास गवाह है कि कहीं पर भी कभी भी कोई भी बड़ा बदलाव लाने का रास्ता बहुत सारी मुश्किलों से होकर गुजरता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे जन लोकपाल बिल के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 30 नवंबर को दिल्ली सरकार ने विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश किया और जब से ये बिल पेश हुआ है इस पर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक बहुत ही मजबूत बिल है और इस बिल के साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपना बहुत पुराना वादा पूरा किया है। लेकिन इसी पार्टी के पुराने सदस्य प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव इस बिल को जोकपाल बिल कह रहे हैं। दोनों खेमे अपनी अपनी शिकायतें लेकर अन्ना हजारे तक भी जा चुके हैं और अब तो प्रशांत भूषण ने जन लोकपाल को लेकर अरविंद केजरीवाल को ओपन डिबेट की चुनौती दे डाली है। अब इन सारे विवादों के बीच, सारी बहस, सारे बयानों के बीच बहुत जरूरी है कि हम दिल्ली वाले भी इस जन लोकपाल बिल को कुछ और बेहतर ढंग से समझें ताकि हम ये जान पाएं कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। क्या आम आदमी पार्टी ने अपना वादा निभाया है या नहीं? क्या ये एक मजबूत बिल है या जोकपाल? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी एक बहुत ही वरिष्ठ जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के साथ। कुछ सवाल मेरे हैं, कुछ सवाल आप भी पूछ सकते हैं रवीश से और कोशिश हमारी ये होगी कि आज दिल्ली मेरी जान सुनने के बाद हम सबको जन लोकपाल बिल कुछ और बेहतर ढंग से समझ में आए। मुझे कॉल लगाइए 39927927 39927927 हमारा नंबर है। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध और बात करती हूँ हर उस मुद्दे की जो दिल्ली से सरोकार रखता है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात हो रही है और वो मुद्दा है जन लोकपाल बिल। हम दिल्ली वाले जन लोकपाल बिल के लिए खुश हों या दुखी, ये जानने की कोशिश आज मैं कर रही हूँ दिल्ली मेरी जान में। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और जन लोकपाल बिल को और करीब से समझने की हमारी कोशिश में हमारा साथ दे रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार। गुड मॉर्निंग रवीश। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं बिल्कुल बढ़िया। रवीश जी, कल से हमने जब से अपने लिसनर्स को बताया है कि आप जन लोकपाल बिल पर सवालों के जवाब देंगे तो बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से ये जो जन लोकपाल बिल पेश हुआ है इसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या वीक पॉइंट्स हैं? आपके श्रोताओं को पहले तो मेरा नमस्कार। और ऐसे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छी और बुरी चीज नहीं है। लोकपाल स्ट्रॉन्ग और वीक से इतना जुड़ गया है, ऐसा लगता है कि कोई सीमेंट का विज्ञापन हो। जी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? हाँ। स्ट्रॉन्ग पॉइंट लोकपाल के साथ देखिए ये जुड़ा हुआ था कि जो भी इसकी अवधारणा है उसमें जनता का कितना विश्वास है और उसी के दम पे इसकी पूरी कल्पना की गई थी जो आंदोलन के समय जब उठाया गया था। ये ऐसा हो जिसमें जनता की हिस्सेदारी ज्यादा हो और उसका नैतिक दबाव ज्यादा हो। इस बिल में जो सबसे बड़ी आलोचना आई वो ये कि जो लोकपाल चुनने की कमेटी है वो बड़ी क्यों नहीं है। मतलब उसमें स्पीकर और मुख्यमंत्री के होने से ऐसा माना गया और कहा गया जो आलोचकों की तरफ से कि पलड़ा भारी है। जैसे ये पता नहीं है कि 4 लोगों में बहुमत किसका होगा, वीटो किसका होगा, ये स्पष्ट नहीं है। नामों को मंगाए जाने की प्रक्रिया या उसकी योग्यता व्यक्ति की, इसके बारे में जिक्र नहीं है जैसा पहले के ड्राफ्ट में हुआ करता था। तो ये एक बड़ी चीज है। और जो सर्च कमेटी बनेगी वो पहले था सिलेक्शन कमेटी, एक सर्च कमेटी बनाएगी। सर्च कमेटी कई नामों को वो वेबसाइट पे डालेगी। अगर किसी को कोई शिकायत हो, कोई ऐसी बात जो सरकार नहीं जान सकी हो, वो सब ध्यान में लाया जाएगा। फिर एक व्यक्ति का चुनाव होगा। तो सर्च कमेटी का यहाँ इसमें नजर नहीं आता है। जो सिलेक्शन कमेटी है उसको लेकर विवाद है। मुझे लगता है कि जो स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए और ज्यादा स्पष्टता के साथ दिल्ली सरकार को सामने आना चाहिए वो ये है चयन समिति के मामले को लेकर, ताकि वहां पे किसी को कोई शक नहीं रह जाए। अच्छी चीज इस लोकपाल के साथ ये है कि ये ज्यादा व्यवहारिक लगता है। ठीक है, तो ये लोकपाल ज्यादा व्यवहारिक लगता है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिन्हें पूरी करने की बात भी आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, नेताओं की बयानबाजी से परे ये बहुत जरूरी है कि हम और आप भी जाने कि ये बिल क्या है और इसके क्या मायने हैं।
इसलिए अगर आपके पास कोई सवाल है जन लोकपाल बिल को लेकर तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 हमारा नंबर है। रवीश कुमार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और कोशिश ये है कि हर उस मुद्दे को छुएं जो दिल्ली से, दिल्ली वालों से सरोकार रखता है। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुरीला गीत ये सारे गामा, लेकिन आजकल दिल्ली में जन लोकपाल बिल को लेकर बहुत सारे अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं जो हम दिल्ली वालों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम क्या मतलब निकालें अपने जन लोकपाल बिल का, ये समझना अब हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और बहुत सारे उन सुरों में से थोड़ा सा सेंस निकालने में आज हमारी मदद कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं, रवीश कुमार। और मैंने आपसे कहा था अगर जन लोकपाल बिल को लेकर आप रवीश से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। सुनते हैं आपका सवाल। जी, अनिल जखमोला बोल रहा हूँ, पुल पलादपुर, नई दिल्ली से। मैं रवीश जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 49 दिनों की जो सरकार अरविंद केजरीवाल की थी और जिस बेस पर इन लोगों ने जन लोकपाल बिल के पर अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था, क्या आज के परिवेश में भी ऐसा लग रहा है कि ये उसी रास्ते पे हैं या उतनी ही डेडिकेटेड ये उस बिल के लिए हैं या फिर कुछ कमी नजर आ रही है? अनिल जी नमस्कार। देखिए, जो 49 दिनों की जो इनकी सरकार थी 2014 में और वो जो बिल लाया गया था, उस बिल की जो बड़ी आलोचना है इस बिल से जब तुलना की जा रही है तो उसमें 8 सदस्य थे जो चुनाव समिति, जो चयन समिति को लेकर 8 सदस्य थे और इसमें 4 सदस्य हैं। ये एक बड़ी बात थी कि जब उसमें 8 सदस्य हैं, उसमें एक बहुमत की व्यवस्था थी, तो वो अब कम क्यों कर दिया गया, 8 से 4 पर क्यों लाया गया, इसे आम आदमी पार्टी की सरकार को ज्यादा ढंग से एक्सप्लेन करना चाहिए था। लेकिन अब आशुतोष कह रहे हैं, उन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि हम 7 लोगों को करने के लिए तैयार हैं और अन्ना हजारे ने भी, जो लोकपालों के लोकपाल हैं और जब भी लोकपाल आता है वो सीन में आ जाते हैं, गार्जियन है एक तरह से, तो उन्होंने भी शायद ऐसा कोई सुझाव दिया है कि आपको करना चाहिए। पर ये बात सही है कि एक कमजोर कड़ी जो है वो पकड़ी गई है, लेकिन सिर्फ 49 दिनों की सरकार के समय बिल को लेकर हम बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि ये लोकपाल का जो बिल है वो 1960 से बहुत तरीके से ये बदलता और आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये आ तो जाए कहीं पे, ये नजर तो आए, ना केंद्र में आया ना दिल्ली में है। एक सवाल और है जो लोगों को पूछना चाहिए कि जब लोकपाल आ जाएगा तो ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसका दायरा क्या होगा, वो क्या करेगा, क्या वो खत्म हो जाएगा लोकपाल के आने से? तो बहुत सारे सवाल हैं जो अभी उनके जवाब मिलने बाकी है। जी, तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और बहुत सारे लोग हमें भी कॉल लगा रहे हैं रवीश आपसे सवाल पूछने के लिए। ऐसा ही एक और सवाल आपसे लूंगी बस सबसे कुछ ही देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सब सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। रवीश कुमार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जन लोकपाल बिल को लेकर। आप 39927927 पर कॉल लगाकर सीधे रवीश कुमार से सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली मेरी जान में मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। सच मेरे यार है, वही सरकार है जो अपने वादे को पूरा करे, बाकी सब बेकार है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं जन लोकपाल बिल की। आप हमें कॉल लगाकर सवाल पूछ रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जाने माने पत्रकार रवीश कुमार। सुनते हैं अगला सवाल। रवीश जी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनिल कपूर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जन लोकपाल बिल आ रहा है वो जनता के लिए कितना अच्छा होगा और बाकी नेता इसमें मदद क्यों नहीं कर रहे आगे लाने के लिए? अनिल कपूर साहब, आपका शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। ये जरूर है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो लोकपाल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। अगर होते तो अभी तक लोकपाल का एक ढांचा खड़ा हो गया होता, केंद्र में एक लोकपाल बन गया होता, क्योंकि 60 के दशक से ये आइडिया हमें दिया गया है और ये नेताओं की तरफ से ही ये आइडिया आया है कि लोकपाल होना चाहिए जो सरकार की किसी भी संस्था से स्वतंत्र हो और जांच करे और उसका केस करे, मुकदमा करे, तभी ये भ्रष्टाचार रुकेगा। अब इस आइडिया को स्वतंत्र रूप से, पूर्ण रूप से कोई ट्राई नहीं कर रहा है। हर कोई इसमें कुछ ना कुछ अगर मगर लगाकर तमाम शर्तों के साथ इसे बना रहे हैं। इसलिए नेताओं की ईमानदारी लोकपाल को लेकर थोड़ी कमजोर नजर आती है। वो कहीं ना कहीं अपने भीतर कुछ सत्ता रखना चाहते हैं, कुछ नियंत्रित करने के लिए या फिर किसी तरह से जांच को प्रभावित करने के लिए। बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप विपक्ष में होते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो आपका संस्थाओं को लेकर, कानून को लेकर नजरिया बदल जाता है। कपूर साहब
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कपूर जी हमें कॉल लगाने के लिए। शुक्रिया रवीश। अगर आप लोग भी रवीश कुमार से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर वही है 39927927। बात हो रही है आज जन लोकपाल की। यह है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान वो शो है जिसमें बात होती है दिल्ली से जुड़े हर मुद्दे की। एक बहुत अहम मुद्दा आजकल है जन लोकपाल बिल। इस बिल से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं रवीश कुमार। सुनते हैं अगला सवाल। मैं अमरनाथ त्रिपाठी बोल रहा हूँ और मेरा सवाल ये है, जब ऑलरेडी लोकपाल बिल पहले ही अन्ना साहब ने और सब कमेटी ने मिलकर डिसाइड कर लिया था, तो ऐसी क्या जरूरत केजरीवाल साहब को उसमें पड़ गई कि उन्होंने बिल को दोबारा से चेंज किया? ये मेरा प्रश्न है सर। अमरनाथ त्रिपाठी जी नमस्कार। आपका सवाल बहुत सही है कि जब एक बार रूपरेखा तय हो गई थी तो कायदे से उसी बिल को लाना चाहिए था, लेकिन जिस बिंदु पे टकराव है चयन समिति को लेकर और सर्च कमेटी को लेकर और हटाने की प्रक्रिया को लेकर, तो उसमें जरूर सरकार पे ये सवाल उठ रहा है कि इन्होंने वैसी पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की जो इनसे उम्मीद की जा रही थी। लेकिन आपकी बात तो सही है कि वैसा क्यों नहीं होना चाहिए था। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए इसके साथ साथ कि ये लोकपाल बिल जो है अलग अलग राज्यों में और खासकर केंद्र और दिल्ली में कई चरणों में ये बदला है। खुद अन्ना भी इस बिल को कई बार बदलते रहे हैं, उसमें बहुत तरह के जोड़ घटाव होता रहा है। उसमें ये होना चाहिए, पहले ये आ जाए और इसके अधिकारों की भी थोड़ी सी व्याख्या हो जानी चाहिए कि क्या इस लोकपाल के तहत केंद्र सरकार के मंत्री या फिर विभाग भी आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि केंद्र का अपना लोकपाल जो कि अभी आया नहीं है और लगता नहीं कि आएगा, अगर आ गया तो एक ही शहर में दो लोकपाल एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण कर रहे होंगे। तो उसकी चिंता करनी चाहिए कि अधिकार क्षेत्र की सही व्याख्या होनी चाहिए। अगर अरविंद पुराने कानून से ड्राफ्ट से अलग लाना चाहते हैं तो वो भी मुकम्मल लगे कि हाँ ये मुकम्मल है। और दूसरे सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है कि क्या ये दिल्ली का जन लोकपाल केंद्र सरकार के दफ्तरों पे जो दिल्ली की जमीन पे बने हुए हैं उन पर भी लागू है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा इससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। और इसका एक दायरा परिभाषित होना चाहिए कि दिल्ली सरकार या उससे संबंधित या उसके लाइसेंस से चलने वाले प्राइवेट या पब्लिक के जो जितने भी संस्थान हैं वो इसके निगरानी में आएंगे। अब केंद्र सरकार के मंत्रालयों को और उसके विभागों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। जी रवीश, चलते चलते मैं एक आपसे ऐसा सवाल करूंगी जो थोड़ा टेढ़ा होता है लेकिन हम सबको सवाल करने में बहुत मजा आता है। कुछ लोग ट्विटर पर पूछ भी रहे हैं दरअसल कि रवीश कुमार इस जन लोकपाल बिल को 10 में से कितने नंबर देंगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ, लेकिन चयन समिति और हटाने की प्रक्रिया इसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवीश कुमार जी हमारे शो पर दिल्ली मेरी जान में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। मैं जानती हूँ पुराने गानों के बहुत शौकीन हैं आप। चलते चलते आपकी पसंद का कोई गीत चलाएं। आप चला सकती हैं आप वो राम बलराम का गाना है, आजकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक चोर एक सिपाही आहा आहा। ठीक है, एक रास्ता दो राही। चलिए, एक रास्ता एक राही एक चोर एक सिपाही रवीश कुमार के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर जुड़ने के लिए। शुक्रिया ऋचा और आपके श्रोताओं का भी।